Okay, so today's topic of discussion is financial statements of a company. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम पे कंपनीज नॉर्मली तीन चार स्टेटमेंट शो करती है, बेसिकली चार हैं. फर्स्ट इज बैलेंस शीट, देन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देन नोट्स टू अकाउंट्स, एंड लास्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो आज हम सिर्फ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे. तो ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का. The format of balance sheet is prescribed in Part 1 of Schedule 3 of the Companies Act 2013. ध्यान रखना है, Schedule 3 of Companies Act 2013 ये एग्जाम में एक नंबर में आ सकता है. पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है. तो बात करते हैं इसके फॉर्मेट की. सबसे पहले तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, अकाउंट फॉर्म में नहीं है. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर्स फिगर एंड प्रीवियस ईयर्स फिगर. सो एक तरह से कंपैरिजन फॉर्मेट में आ जाता है कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को हम कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में आइटम्स कितने पे थी और करंट ईयर्स में किस अमाउंट पे वैल्यू कर रही हैं, ताकि हम कंपेयर कर सकें. सो फर्स्ट मेजर हेडिंग इज इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड सेकंड मेजर हेडिंग इज एसेट्स. इन इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट हमारी हेडिंग आती है, वो आती है शेयर होल्डर्स फंड, जिसमें ए पार्ट है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कंपनी में दो टाइप का हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. मोस्ट ऑफ द कंपनीज इक्विटी इशू करती हैं, प्रेफरेंस बहुत कम इशू करती हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो ऑलमोस्ट. तो फर्स्ट हमारा आ गया शेयर कैपिटल, देन इट्स रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. अगेन ध्यान रखना है, अगर इनके आगे नोट नंबर लिखा हुआ है, नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, तो इनकी रेफरेंस हम उस नोट नंबर से लेंगे, ना कि यहाँ से लेंगे. यहाँ पे शेयर कैपिटल का टोटल अमाउंट हमें गिवन होगा. अब उस शेयर कैपिटल में इक्विटी का कितना पार्ट है, प्रेफरेंस का कितना पार्ट है, वो हमें पता चलेगा नोट नंबर से. तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट पता मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी और इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन होगी. देन इट्स रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. कंपनी के जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस हैं वो यहाँ पर आते हैं. रिजर्व्स के नाम पे कैपिटल रिजर्व हो सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व्स यहाँ पर आ सकते हैं. सरप्लसेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट या लॉस बैलेंस यहाँ पर आता है. नेक्स्ट इज मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स. अब ये शेयर वारंट्स क्या होते हैं? ठीक है, शेयर वारंट्स यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. बेसिकली होता क्या है, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है. कई बार क्या होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करने की जगह शेयर वारंट इशू करती है. फर्क क्या होता है, शेयर्स इशू कर दिए तो जो जिसने शेयर्स परचेज किए हैं उसके पास आज शेयर आ गए. शेयर वारंट में एक फिक्स डेट होती है कि इस तारीख को आपको शेयर्स मिलेंगे, आज नहीं मिल रहे हैं, एक इन फ्यूचर कोई एक तारीख होगी, कोई डेट होगी, उस डेट को आपको शेयर्स मिलेंगे, आज नहीं मिलेंगे. तो वो होते हैं शेयर वारंट्स. अब इसके अगेंस्ट आप पैसे देते हो, उन कंपनी को पैसे पे करते हो, कंपनी पैसे रिसीव करती है, तो एक तरह से इन फ्यूचर कंपनी इन शेयर वारंट्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है. तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स हमारा एक तरह से शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी इन्हें कन्वर्ट कर ही देती है. नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बारे में बात कर लेते हैं. पहली बात तो ये एप्लीकेशन मनी है और आगे लिखा हुआ है पेंडिंग अलॉटमेंट. मतलब ये वो पैसा है या ये वो शेयर्स पे पैसा रिसीव हुआ है जिन पे एप्लीकेशन हमें मिल चुकी है, अलॉटमेंट करनी बाकी है अभी. तो पैसा रिसीव हो गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, अलॉटमेंट अभी करी नहीं है. बट दिक्कत क्या आती है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में आ जाता है ईयर एंड. 31 मार्च आ गई, मतलब 31 मार्च से पहले हमने एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है और अलॉटमेंट हम 31 मार्च के बाद करेंगे. तो इसीलिए जो ये पैसा होता है वो हम डाल देते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में, कि ईयर एंड आ गया, एप्लीकेशन रिसीव कर लिया है और इन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम अलॉटमेंट करेंगे ही करेंगे. मतलब इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम रिफंड करेंगे, रिफंड वाला इसमें नहीं आता.
तो जिनको हमें श्योरिटी है कि इनको हम शेयर्स अलॉट करेंगे ही करेंगे, और उनका एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो चुका है, और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में ईयर एंड आ गया, तो ये होगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नेक्स्ट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब यहाँ पे हम डेट की तरफ बढ़ रहे हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज का फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स आ सकते हैं, बैंक लोन आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट आ सकता है, बॉन्ड्स आ सकते हैं। तो जो भी कंपनी एज अ लॉन्ग टर्म इशू करती है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ये सब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो ए वाले का पार्ट नहीं बनेगी वो आ जाएगी सी में। अब ऐसा कौन सा हो सकता है जो ए का पार्ट नहीं बन रहा वो सी का पार्ट बनेगा? इसके लिए पहले हम समझते हैं कि हम करंट लाइबिलिटीज या बेसिकली करंट और नॉन करंट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कोई भी चीज करंट है, चाहे वो करंट एसेट है, चाहे वो करंट लाइबिलिटी है, या नॉन करंट है। दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज 12 मंथ्स, कि कोई भी चीज जो 12 मंथ के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाएगी वो करंट होगी, कोई भी चीज जो 12 मंथ के आगे तक जाएगी वो नॉन करंट होगी। दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल। हर बिजनेस की एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ऑपरेटिंग साइकिल काम कैसे करती है? हमारे पास कैश है, हमने उस कैश से परचेज किया रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हमने फिर प्रोसेस किया और फिर बनाया फिनिश गुड्स। उस फिनिश गुड्स को हमने बेचा कैश में, तो हमारे पास कैश आ गया, कैश चला और अल्टीमेटली घूम फिर के कैश वापस आ गया। उस फिनिश गुड्स को हम उधार पे बेच सकते हैं, क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। मान लो हमारा नॉर्मल क्रेडिट पीरियड 3 महीनों का है, 3 महीने बाद फिर अगेन कैश आ गया हमारे पास। तो किसी भी बिजनेस की ये ऑपरेटिंग साइकिल होती है, और ये ऑपरेटिंग साइकिल डिफरेंट बिजनेसेस की डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स है कि 12 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जानी चाहिए। कुछ बिजनेसेस लॉन्ग टर्म एसेट्स में डील करते हैं, मान लो फर्नीचर की शॉप है या कोई मान लो प्रॉपर्टी डीलर है, तो उनकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी हो सकती है। मान लो स्टेशनरी की शॉप है तो उसकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी हो सकती है। तो ऑपरेटिंग साइकिल डिपेंड करती है बिजनेस टू बिजनेस। तो अगर कोई भी चीज एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में कंज्यूम हो जाती है तो उसे हम करंट मानते हैं। कोई भी चीज जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चली जाएगी उसको हम नॉन करंट मानेंगे। तो अब वापस आते हैं यहाँ पे। हम बात करते हैं अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की। तो यहाँ पे एक जो मेजर चीज आएगी वो आएगी ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स तो हमको यहाँ पे करंट लाइबिलिटी में दिख रहे हैं, तो ट्रेड पेबल्स नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैसे हो सकता है? देखो, अगर कोई भी ट्रेड पेबल एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर रहता है या 12 महीने के अंदर अंदर हम वो पेमेंट कर देते हैं, तब तो वो करंट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि ट्रेड पेबल्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चले जाते हैं, 15 महीने, 18 महीने, 1 साल या 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। तो वो ट्रेड पेबल्स जो ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर चले जाएं या जो 12 महीने से एक्सीड कर जाएं, वो आएंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। तो यहाँ पे ट्रेड पेबल्स हो गया। इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो गया? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप लोगों को याद हो तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या रेदर इशू ऑफ डिबेंचर्स में हमने 6 केसेस पढ़े थे। इशू एट पार, रिडीम एट पार, इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, और इशू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिडम्पशन पे प्रीमियम की। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये हमारी होती है फ्यूचर की लाइबिलिटी। हमने 100 रुपए का एक डिबेंचर इशू किया और हमने बोला कि 5 साल के बाद आप हमसे 105 रुपए लेके जाना। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा हम इन फ्यूचर पे करेंगे वो हमारी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। 100 रुपए जो है वो तो डिबेंचर का अमाउंट है, वो तो यहाँ पर आएगा। जो 5 रुपए एक्स्ट्रा हम 5 साल के बाद पे करेंगे उसको बोलते हैं हम प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।
तो ये 5 रुपए हमारा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पार्ट बनेगा। या प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, नॉर्मली शेयर्स को रिडीम नहीं करते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में एक मतलब डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती हैं, जिसमें एक आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीम करते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं या डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं और रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम वाला पोर्शन आएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अगेन 12 महीने का हम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लेंगे। 12 महीने से ऊपर का कोई भी प्रीमियम है और प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आएगा। 12 महीने से कम का कोई भी है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा। अब 12 महीने से ऊपर का कौन सा होता है? हम एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं, एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी के लिए प्रोविजन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। तो ये ग्रेचुइटी जो होती है नॉर्मली एम्प्लॉय की रिटायरमेंट पे करी जाती है। तो कोई भी चीज, अब मान लो अगर आज हमारे पास या मान लो 5 साल से हमारे पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो रिटायरिंग एज नॉर्मली 60 होती है या 50 होती है या जो भी एज होती है, तो 30-35 साल के बाद ये ग्रेचुइटी हमने पे करना है। और बट प्रोविजन तो अगेन हम आज से ही बनाएंगे, फ्यूचर लाइबिलिटी है तो बनानी पड़ेगी। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स के हो गए प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, तो ये भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन का पार्ट बनता है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट हो गया। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, तो ये सब प्रोविजंस आएंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। सॉरी एक सेकंड, लीव इनकैशमेंट नहीं, अर्नड लीव्स, लीव इनकैशमेंट नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर अर्नड लीव्स, ये आ गया लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में। तो हमारा थर्ड सेक्शन खत्म हो गया, नॉन करंट लायबिलिटीज। फोर्थ पे आते हैं करंट लायबिलिटीज। अगेन नॉन करंट और करंट में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर वाला पार्ट लेंगे या फिर 12 महीने वाला हम पार्ट लेंगे। इसमें ए पार्ट आ रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगेन शॉर्ट टर्म लोन्स में कह सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें आएगा लोन पेबल ऑन डिमांड, लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज, वेरियस पार्टीज। तो ये सब कुछ चीजें हैं, लोन पेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन फ्रॉम पार्टीज, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स अगेन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल जो होते हैं, दोनों मिलके बनते हैं ट्रेड पेबल्स। नेक्स्ट आते हैं अदर करंट लायबिलिटीज। देखो जितने भी हमारे मेजर हेडिंग्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, हर इन चारों हेडिंग्स में हमको एक अदर का पार्ट जरूर मिलेगा, पोर्शन जरूर मिलेगा, कि कोई भी चीज जो नॉर्मल से थोड़ी हटके अलग होगी उसको हम डाल देंगे अदर में। तो सी आ रहा है हमारा अदर करंट लायबिलिटीज, जिसका एक मेजर एग्जांपल है करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अरे समझते हैं इसको होता क्या है ये। मान लो हमारे पास हमने बैंक लोन ले रखा है, बैंक लोन हमारा आया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बना था। अब बैंक लोन हमने लिया 5 साल के लिए, और नॉर्मली हम अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मली 12 महीने लेंगे, अनलेस हमें क्वेश्चन या हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो 12 महीने का हम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ले रहे हैं, 12 महीने से ऊपर का की लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसे कहाँ डाला? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। अगर 12 महीने से कम की होती तो फिर इसे हम करंट में डाल देते। बैंक से हमने लोन लिया 5 साल के लिए, 1 साल खत्म हो गया, 4 साल बचे, 2 साल खत्म हो गए, 3 साल बचे, 3 साल खत्म हो गए, 2 साल बचे, 4 साल खत्म हुए, 1 साल बचा। अब 4 साल के बाद हमारी बैंक हमारी लाइबिलिटी को या हमारे बैंक लोन को 1 साल का टाइम बचा है, और हमने अगेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या लिया था? 1 साल से कम या 1 साल से ज्यादा। सिंस यहाँ पे 1 साल या 1 साल से कम का टाइम बचा है, तो
लोन पे करने के लास्ट ईयर में हम उसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग से निकाल के डाल देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि सिंस अब 1 साल से कम का टाइम बचा है उस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए, और 1 साल से कम के टाइम की लाइबिलिटी को हम करंट मानते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म डेट। करंट मैच्योरिटी मतलब कि उस लाइबिलिटी को, उस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को अब हमने पे करना है और उसको पे करने के लिए 1 साल से कम का टाइम बचा हुआ है। 1 साल से ज्यादा का टाइम है फिर तो लॉन्ग टर्म रहेगा, 1 साल से कम का टाइम बच गया तो उसको हम डाल देंगे अदर करंट लाइबिलिटीज में। तो अदर करंट लाइबिलिटीज, ये क्वेश्चन 1 नंबर का अलग से भी आ सकता है, करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? एडवांस इनकम एग्जांपल हो सकता है, हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली। उसके अलावा अदर करंट लाइबिलिटीज, एडवांस इनकम हो गया। एक आता है कॉल्स इन एडवांस। दो टर्म्स हमने यूज करी थी इश्यू ऑफ शेयर्स में, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स करंट एसेट होगा, कॉल्स इन एडवांस करंट लाइबिलिटी बन गई हमारी। एक आता है यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी, अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे कैसे आ गया, करते हैं डिस्कस। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। हमने 10,000 शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब करने को दिए थे, 2 रुपए की एप्लीकेशन थी, तो हमको टेक्निकली 20,000 रुपए रिसीव होने चाहिए थे। पब्लिक ने मांग लिए हमसे 12,000 शेयर्स। पब्लिक ने हमें कितने रुपए दे दिए? 24,000 रुपए। ठीक है, ये शेयर्स हैं, ये एप्लीकेशन है, और ये टोटल रुपीज जो हमने एप्लीकेशन पे रिसीव किए। अब 2,000 शेयर्स जो एक्स्ट्रा हमको रिसीव हुए थे, हमने डिसाइड किया कि सारा का सारा अमाउंट हम रिफंड कर देंगे। तो 24,000 में से 2,000 हमने रख 20,000 हमने रख लिए, और 4,000 को हम रिफंड कर देंगे। करा नहीं है, कर देंगे। तो जैसे ही हमने ये डिसाइड किया कि 4,000 का अमाउंट हम रिफंड कर देंगे, ये 4,000 का अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटीज में शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम से, कि ये अमाउंट हमने रिफंड करना है। 1 साल से 1 साल के अंदर अंदर वैसे नॉर्मली कर देते हैं, बट फॉर एग्जांपल अगर 1 साल से कम के टाइम में कर देंगे तो अदर करंट लाइबिलिटीज, बट इन एनी केस अगर 1 साल से ज्यादा का टाइम हमें लगेगा, हमने डिसाइड किया कि हम 1 साल के बाद इसको वापस करेंगे, तो उसको हम डाल देंगे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। बट नॉर्मली ऐसा कभी होता नहीं है। नॉर्मली जैसे ही हम शेयर इशू करते हैं उसके 3-4 मैक्स टू मैक्स महीने के अंदर अंदर पैसे वापस कर देते हैं। बट एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल लेने में कोई हर्ज नहीं है। बट अगेन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में नॉर्मली ये नहीं जाता है, हम नॉर्मली इसको अदर करंट लाइबिलिटी में ही रखेंगे इसको। तो करंट मैच्योरिटीज टू लॉन्ग टर्म डेट, एडवांस इनकम, कॉल्स इन एडवांस, शेयर एप्लीकेशन मनी, वो वाला पोर्शन जो हम रिफंड कर देंगे। लास्ट आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगेन 12 महीने से कम के प्रोविजन जो बनेंगे, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स या फिर प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये दोनों हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का पार्ट बनेंगे। तो ये था हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज का हेड, मेजर हेड था, खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम एसेट्स पे। एसेट्स में हमारा फर्स्ट पार्ट है नॉन करंट एसेट्स, ए पार्ट फिक्स एसेट्स, फर्स्ट पार्ट टेंजिबल एसेट्स। 11th क्लास के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, बेसिक डेफिनेशंस। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रीमाइसेस, ऑफिस प्रीमाइसेस, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट्स का पार्ट बनेंगे। सेकंड, इनटेंजिबल एसेट्स, वो एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट राइट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारे बनेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। थर्ड और फोर्थ जो है वो फर्स्ट और सेकंड से ही लिंक है। थर्ड इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फर्स्ट इज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे इतने हार्ड नहीं है। हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए, बिल्डिंग को बनने में 5 साल लगेंगे। फर्स्ट ईयर के जब हमारा ईयर एंड आया, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि एसेट बन रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में इस बिल्डिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे टेंजिबल एसेट्स में नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में, कि अभी काम हमारा चल रहा है। सेकेंड ईयर के बाद भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जब लास्ट ईयर जब हमारा एसेट बन के रेडी हो जाएगा,
तो फिर इसको हम यहां से निकाल के डाल देंगे टेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि अब वो हमारा एसेट तैयार हो चुका है। लास्ट भी सेम है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। हमारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है। नॉर्मली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत साल लग जाते हैं, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जितने भी साल काम चल रहा था वो आएगा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जैसे ही वो इंटेंजिबल एसेट हमारा बन जाएगा, उसको यहां से निकाल के हम डाल देंगे इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक है, फिक्स एसेट्स के 4 पार्ट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। अगेन कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करती है शेयर्स में, बॉन्ड्स में। इन्वेस्टमेंट मतलब किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करना, म्यूचुअल फंड्स में। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस होते हैं कंपनी के पास। कंपनी किसी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो इन्वेस्टमेंट्स 1 साल से ऊपर की हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अगर वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से कम की हैं तो वो आ जाती हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स के उसमें। ठीक है, अगेन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट नेक्स्ट, नेट। ये हमने ऊपर स्किप किया था। ऊपर हमारे पास आया था डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और यहाँ पर आ रहा है डेफर्ड टैक्स एसेट। दोनों लिंक हैं, कैसे लिंक है एक बार वो डिस्कस करते हैं। एक होती है अकाउंटिंग इनकम, जो नॉर्मली बिजनेस निकालता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। एक होती है टैक्सेबल इनकम, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से निकालता है। अब इनकम मतलब उसी बिजनेस की अलग से निकाल के चेक करता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग से क्यों निकालता है, इसका भी रीजन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कंपनी का है, यहाँ बैलेंस आता है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट वाले अमाउंट पे कंपनीज टैक्स पे करती हैं। अब अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा, ओके, ठीक है, अब अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम पे करना होगा पड़ेगा, और अगर नेट लॉस आ जाए फिर तो टैक्स ही नहीं पे करना। तो कंपनीज कई बार क्या करती हैं, इस साइड रेवेन्यूज आते हैं, इस साइड एक्सपेंसेस आते हैं। कई बार कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनिपुलेट करती हैं। कैसे करती हैं, हमको बेसिकली प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कम करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम रेवेन्यूज को कम शो करें, रेवेन्यू कम शो होंगे, प्रॉफिट कम आएगा। दूसरा तरीका क्या है कि हम इन एक्सपेंसेस को बढ़ा चढ़ा के शो करें। अगर खर्चे बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम आएगा। हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। तो रेवेन्यूज को कम कर दें या एक्सपेंसेस को बढ़ा दें, दोनों ही केस में हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता है कि लोग की कंपनीज करती हैं ऐसा, इसीलिए वो हमेशा अपना प्रॉफिट अलग से निकाल के देखती हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस जो कंपनी जान के डाल देती है उनको डिसअलाउ कर देती है, या बहुत सारे रेवेन्यू जो कंपनी नहीं शो करती है उनको वहां डालना पड़ता है। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना जो कंपनी का इनकम है वो अलग से निकालता है। और अकाउंटिंग इनकम तो बिजनेस बनाता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस बनाता है, और उसमें नेट प्रॉफिट शो होता है। अब दोनों के इनकम्स में डिफरेंस आ सकता है। अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ चीजें हटाएगी, घटाएगी या बढ़ाएगी, उससे इनकम में चेंज आएगा। तो अकाउंटिंग इनकम का एक अलग अमाउंट बनेगा, टैक्सेबल इनकम का एक अलग अमाउंट बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस आते हैं। फर्स्ट इज कि अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है एज कंपेयर टू टैक्सेबल इनकम, और दूसरा अकाउंटिंग इनकम कम है एज कंपेयर टू टैक्सेबल इनकम। अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होगी और टैक्सेबल इनकम कम होगी तो यहां बनेगी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी और टैक्स पे करने की। अगर अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो यहां बनेगा एसेट। एसेट कैसे, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो हमने टैक्स ज्यादा पे कर दिया है उसका रिफंड आएगा, तो वो रिफंड हमारे लिए एसेट होगा। तो अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो ये बनेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। और अगर अकाउंटिंग इनकम कम है, टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो ये बनेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया।
तो यहाँ पर है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, ये वाला, और डेफर्ड टैक्स एसेट नेट, ये दोनों हमारे यहाँ पे अब कवर हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, हमने किसी को लोन दे रखा है या किसी को एडवांस दे रखा है, तो वो आएगा यहाँ पे। तो इसका फर्स्ट आता है कैपिटल एडवांसेस। ठीक है, मतलब क्या है, हमने एक एसेट परचेज करना है, जिस एसेट को बनने में या हमारे पास डिलीवर होने में मान लो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगेंगे, या 6, 7, 8 महीने से बेटर हम एग्जांपल लेते हैं 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल भी लग सकते हैं। उस एसेट को एक्वायर करने के लिए हमने कुछ डाउन पेमेंट करी है 50,000 की या 1 लाख की, और नॉर्मली ये एसेट हम ये मान के चलेंगे कि 1 साल से ज्यादा टाइम लेगा हमारे पास पहुंचने में। तो ये होगा कैपिटल एडवांसेस, कि हमने वो एसेट एक्वायर करने के लिए एडवांस पे कर रखा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कैपिटल एडवांसेस। फिर आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम सुनते हैं, वो जब नॉर्मली कोई मतलब लोग रेंट पे रहने के लिए आते हैं, तो इनिशियली जो लैंडलॉर्ड होता है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगता है कि 2 महीने का रेंट आपको एडवांस पे करना होगा, और फिर आप रह सकते हो। अगर आप 1 साल तक रहे यहाँ पे, तो ये अमाउंट हम आपको रिफंड कर देंगे। 1 साल से पहले छोड़ के चले गए तो ये अमाउंट हम आपको रिफंड नहीं करेंगे। तो ये होते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम एक टीनेंट की प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं कि उसने 2 महीने का रेंट एडवांस में पे किया है, सिंस वो इन फ्यूचर एज ए हमको वापस मिल ही जाएगा, तो वो आएगा सिक्योरिटी डिपॉजिट में और एसेट्स में आएगा। एसेट्स और लाइबिलिटी में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, एसेट्स मतलब फ्यूचर में पैसे आएंगे, लाइबिलिटी मतलब फ्यूचर में पैसे जाएंगे। सिंस इनिशियली हमने ये पैसे जमा किए हैं और फ्यूचर में हमको ये पैसे वापस मिल जाएंगे, इसीलिए ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बनता है। तो दो मेजर एग्जांपल, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। लास्ट आता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अगेन अदर की हेडिंग आ गई, कोई भी नॉन करंट एसेट या कोई भी फिक्स एसेट जो इन सब में नहीं शो हो रहा, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। ऊपर वाले नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने एग्जांपल किया था ट्रेड पेबल्स का, तो अगर वहां पे ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं तो यहां पर आएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन, अगर कोई भी ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर जा रहा है या 12 महीने से ज्यादा का टाइम उसको हमने दिया है पे करने के लिए, तो वो बन जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स का पार्ट। और अगर वो 12 महीने से कम का टाइम है तो फिर वो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेड रिसीवेबल्स आएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। ये भी एक एग्जांपल है अदर नॉन करंट एसेट्स का। ये हमारा खत्म हो गया नॉन करंट एसेट्स। नेक्स्ट आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स में फर्स्ट है करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगेन कंपनी इन्वेस्टमेंट्स करती है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, बहुत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने से कम की है वो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। मान लो कि हमने कंपनी के शेयर्स खरीदे किसी भी कंपनी के, और वो हमने इस माइंडसेट से खरीदे हैं कि 5 से 6 महीने के अंदर अंदर उनको हम बेच के जितना भी हमारा प्रॉफिट होगा वो हम लॉक कर लेंगे। तो शेयर्स कंपनी के, किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज किए 5 से 6 महीनों के लिए, करंट इन्वेस्टमेंट। 1.5 से 2 साल के लिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो शेयर्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, बहुत एग्जांपल्स हैं इसके। तो कहीं पे भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 साल से कम की इन्वेस्टमेंट है तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, 1 साल से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेंट्रीज आती हैं। इन्वेंट्री का मतलब आसान भाषा में स्टॉक होता है। इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, ये तीनों का सम बनेगा इन्वेंट्रीज। सी आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। अगेन डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल बनेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। डी हमारा आ रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मतलब कैश या कैश के इक्वल आइटम्स। तो कैश है तो कैश तो इसका एग्जाम्पल बनेगा ही बनेगा। बैंक बैलेंस हमारा इसका एग्जाम्पल बन सकता है, चेक्स हमारा एग्जाम्पल बन सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, कैश हो गया, बैंक हो गया, चेक्स हो गए, ये सब हो गया। तो ये सब हमारे बनेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
अगेन लोन्स एंड एडवांसेस हमने जो ऊपर देखे थे, कैपिटल एडवांसेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगेन अगर ये दोनों आइटम्स या इसके अलावा कोई भी और लोन या एडवांस, किसी को हमने लोन दिया या किसी को एडवांस दिया और वो 12 महीने से कम के टाइम के लिए दिया तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, 12 से एक्सीड करता है तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। एफ पार्ट आ रहा है अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अगेन इसमें भी अदर करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट जो ऊपर के ए बी सी डी ई में नहीं आ रहा है वो एफ का पार्ट बनेगा, अदर करंट एसेट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि लॉसेस। लॉसेस के नाम पे यहाँ पे क्या आ सकता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस, ऑल्दो वो उसी साइड आएगा, माइनस में शो होता है ऊपर जो प्रोविजंस एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में, बट यहाँ पे टेक्निकली शो नहीं होता है। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो वहां पे शो हो सकता है, बट यहाँ पे कंपनीज में शो नहीं होता। तो कोई भी लॉस हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गए, वो यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिविडेंड रिसीवेबल, वो डिविडेंड जो हमने अर्न कर लिया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो आएगा डिविडेंड रिसीवेबल्स में। और एडवांस टैक्स, जो हमने एडवांस में टैक्स पे कर रखा है, टेक्निकली वो हमारा करंट एसेट होता है। जैसे ही उस टैक्स की डेट एक्सीड करती है, डेट जो होती है वो निकल जाती है, तो वो अदर करंट एसेट से खत्म हो जाता है हमारा। फिर ये था हमारा पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, हेडिंग भी इसकी इंपॉर्टेंट है। नेम ऑफ द कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम आता है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, जो भी हमारा ईयर चल रहा है अभी, एज एट हम यूज करते हैं बैलेंस शीट के लिए। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हमारी बनती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब 31 मार्च 2021, 21 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। 31 मार्च 2021 को एग्जैक्टली इस डेट को हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं और कितने हमारे पास इक्विटी है, शेयर होल्डर्स फंड पड़ा है। इस डेट के आगे या इस डेट के पीछे ये फिगर्स चेंज हो सकती हैं, तो ये फिगर्स एग्जैक्टली इसी डेट की हैं, इस डेट के आगे पीछे की फिगर्स अलग हो सकती हैं। इसीलिए बैलेंस शीट एज एट यूज करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट हमारी बनती है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे बनती है। ठीक है, ये थी हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट पे, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगेन ये पार्ट टू ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब की गई हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑल्दो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद करने में कोई इतना कोई वो नहीं है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में एग्जाम में आ सकता है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, जो भी हमारा ईयर चल रहा है। फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो बनता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पूरे साल के एक्सपेंसेस और पूरे साल के रेवेन्यूज को हम यहाँ पे शो करते हैं। ये किसी एक डेट पे नहीं बनता, ये पूरे साल की इंफॉर्मेशन हमें शो करता है। ठीक है, हेडिंग्स, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ करंट ईयर, फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगेन कंपेरेबल स्टेटमेंट में बनाते हैं ताकि दोनों साल को कंपेयर कर सकें। फर्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब ऑपरेशंस, बिजनेस के ऑपरेशन से जो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, आसान भाषा में बोले तो सेल्स, नेट सेल्स या टोटल सेल्स। सेकंड हमारी आती है अदर इनकम्स, नेट से मतलब बेसिकली सेल के अलावा किसी भी अदर सोर्स से हमारी इनकम हो रही है वो आ जाएगी अदर इनकम्स में। डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, डिस्काउंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, ये सब हमारे क्या हो जाएंगी, अदर इनकम्स का पार्ट बनेंगी। थर्ड है फर्स्ट और सेकंड का सम, मतलब टोटल रेवेन्यू। तो फर्स्ट और सेकंड को हमने जब टोटल किया तो पूरे साल में हमको इतना रेवेन्यू रिसीव हुआ। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस। यहां पर हम सारे के सारे एक्सपेंसेस की बात करेंगे। फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया उसकी कॉस्ट यहाँ पे आती है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को निकालेंगे कैसे, अगर क्वेश्चन पूछे तो? जब भी हमारा ईयर स्टार्ट होता है तो हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में
हमने रॉ मटेरियल को खरीदा होगा, परचेज किया होगा। अब परचेज करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, तो ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब परचेज किया है और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन सबको प्लस माइनस करके अल्टीमेटली हमारे पास जो अमाउंट आएगा उसे हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये फॉर्मूला है रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये हो गया। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो, कोई भी बिजनेस जो होता है वो या तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है कि सामान बना के बेच रहा है, या फिर ट्रेडिंग के बिजनेस में कि सामान खरीद के आगे बेच रहा है। कुछ होते हैं जो कि दोनों का मिक्स करते हैं कि कुछ सामान बना रहे हैं, बट जो सामान हम बना रहे हैं, जितना सामान हम बना रहे हैं वो हमारी जो हम जितनी हमारी सप्लाई है उसको इक्वल आउट नहीं कर रहा है, उतना हम नहीं बना पा रहे हैं। तो जितना हम बना पाते हैं उतना हम बनाते हैं, बाकी सामान हम खरीद के बेच देते हैं आगे। तो बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो दोनों एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की। ऊपर हमने बात करी थी मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि हम जो सामान खरीद के आगे खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, वो यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में। नेक्स्ट आता है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। यहाँ पे हम तीन चीजों की बात कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। तो इन तीनों की चेंज इन इन्वेंट्रीज निकालनी है। इन्वेंट्रीज के दो हमारे पास स्टॉक्स होते हैं या फिगर्स होती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे हम निकालेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज, या हम इसको बोले ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ये आ गया चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ये आ गया चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और लास्ट ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये हमारा आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो तीनों को इंडिविजुअली नहीं निकालते हैं, कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों कंबाइंड में गिवन है। तो ऐसे निकलेगी हमारी चेंज इन इन्वेंट्रीज। जब भी हम बात करते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज की, हमेशा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे, और यहाँ पे इन्वेंट्रीज की बात हो रही है तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर इसका आंसर प्लस में आता है तो मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है। बट इन एनी केस अगर इसका आंसर नेगेटिव में गिवन है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास ज्यादा है। ये हो गया चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए बिजनेस खर्चे करता है। बेसिक खर्चों की बात करें तो सैलरी पे करना, या वर्कर्स है तो वेजेस पे करना। उसके अलावा दिवाली पे या होली पे या कोई फेस्टिवल पे बोनस पे करना, लीव इनकैशमेंट्स पे करना। यहाँ पर आएगा लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट्स क्या होती हैं? हर एम्प्लॉय को एक पूरे साल में अर्नड लीव्स मिलती हैं, कि पूरे साल में आप 20 छुट्टियां करोगे तो वो छुट्टियों के आपको पैसे मिलेंगे, मतलब आपकी सैलरी नहीं कटेगी। पैसे मिलने का मतलब ये है कि सैलरी नहीं कटेगी आपकी उसकी। उसकी अगर आप ऊपर छुट्टियां करते हो तो जितनी छुट्टी करोगे उतनी सैलरी आपकी कटेगी। तो यहाँ पे कंपनीज दो ऑप्शन देती हैं। पहला ऑप्शन कि एक साल खत्म होने के बाद जब हमारा ईयर एंड हो जाएगा, जो छुट्टियां आपकी बची होंगी वो जीरो हो जाएंगी। जीरो होने का मतलब क्या है कि एक साल में 20 छुट्टियां मिली हैं, आप छुट्टियां करो, ठीक है, घूमने जाओ फिरने जाओ जो भी करना है करो। एक साल के बाद मगर मान लो किसी एम्प्लॉय की 10 छुट्टियां बची हुई हैं, 10 छुट्टियां उसने पूरे साल में नहीं ली, 10 ही ली, 10 ली, 10 नहीं ली, तो वो 10 एट द एंड ऑफ द ईयर जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर फिर 20 छुट्टियां उनको मिल जाएंगी पूरे साल की। दूसरा क्या वो होता है कि जितनी छुट्टियां बच जाती हैं उनको आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो जिस एम्प्लॉय ने एक साल में 10 छुट्टियां ली हैं, 10 नहीं ली, नेक्स्ट ईयर में 20 प्लस 10 30 लीव्स हो गई उसके पास। एक और ऑप्शन क्या होता है कि जितनी छुट्टियां बच गई उनको आप एनकैश कर सकते हो, कि आपने छुट्टी नहीं ली तो हम आपको उसके बदले पैसे दे सकते हैं। वो छुट्टियां आपकी खत्म हो जाएंगी और उसके बदले कंपनी इंप्लॉयज को दे देती है, मतलब सैलरी दे देती है एक तरह से। तो उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट, कि आप अपनी लीव्स को एनकैश कर सकते हो। तो ये भी आ गया एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। तो क्या क्या आ गया? सैलरी आ गया, वेजेस आ गया, बोनसेस आ गए। उसके अलावा स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस,
स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो ये सब हमारा बन जाएगा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस की कॉस्ट, फाइनेंस का मतलब होता है पैसे जुगाड़ना या पैसे एक रिसीव करना। फाइनेंस की कॉस्ट क्या हो सकती है? मान लो हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से लोन के बदले हम बैंक को क्या देंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे, तो वो इंटरेस्ट हमारा क्या होगी? उस लोन को लेने की कॉस्ट होगी। हमने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर्स के बदले हम पब्लिक को क्या देते हैं? अगेन इंटरेस्ट देते हैं। तो वो इंटरेस्ट क्या है? डिवेंचर्स को, डिवेंचर के अगेंस्ट पैसे रिसीव करने का खर्चा या कॉस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन है या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, या अगर हमें प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, उन प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट हम एक फिक्स्ड डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो डिविडेंड भी हमारा क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। तो जो भी हम फाइनेंस करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, उनके अगेंस्ट हम जो भी पैसे दे रहे हैं उनको, वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनती है। ठीक है, इसके अलावा फाइनेंस को कलेक्ट करने में या फाइनेंस को रिसीव करने में जो खर्चे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस फीस या प्रोसेसिंग फीस हमने पे करी, हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, डिवेंचर को इशू करने में कुछ खर्चे लगते हैं, हम डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं और 50 तरह की चीजें करते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस जो हो गई डिवेंचर को इशू करने की, वो भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके अलावा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इशू की, ना कि रिडम्पशन की। हमने एक डिवेंचर हमारा जो था वो नॉर्मल, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की थी, बट हमने उसको 95 का इशू किया, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। इशू की बात कर रहे हैं, अगेन रिडम्पशन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो 100 रुपए का शेयर डिवेंचर जो था, हमने वो पब्लिक को 95 का दिया, 5 रुपए का जो डिस्काउंट हमने पर डिवेंचर दिया, वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। प्रोसेसिंग फीस जो लगी वो हमारे फाइनेंस कॉस्ट की पार्ट बनेगी, और उन डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये आ गया फाइनेंस कॉस्ट। बस एक चीज ध्यान रखना, जो हमारा बैंक चार्जेस होते हैं, मान लो हमने बैंक से लोन लिया और उसके बदले बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक चार्जेस जो होते हैं वो अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं, बैंक चार्जेस कभी भी फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। तो ये अगेन अलग से आ सकता है कि बैंक चार्जेस कौन सी हेडिंग के अंदर जाता है, तो बैंक चार्जेस हमेशा अदर एक्सपेंस में जाएगा, बैंक चार्जेस कभी भी फाइनेंस कॉस्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस, इन जो ऊपर हमने एक्सपेंसेस की बात करी, उन एक्सपेंस के अलावा कोई भी एक्सपेंस होगा वो इस अदर एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। अब इसको हम कर देंगे सम, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस के लिए हम फोर्थ वाला पॉइंट लेंगे, हेडिंग जो थी एक्सपेंसेस का। अब 3 - 4 करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4, इससे माइनस करेंगे टैक्स, ये एंड में आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फिफ्थ - 4, मतलब इसको फिफ्थ - 6 मतलब इसको और इसको माइनस किया हमने। तो ये हमारा पूरा का पूरा हो गया फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इन दोनों में अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस क्वेश्चन डाल सकते हो, इसके अलावा क्लास में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये था हमारा पूरा फॉर्मेट। इसके अलावा जो दो चीजें बच गई थी, नोट्स टू अकाउंट्स। अगेन नोट्स टू अकाउंट्स एक्सप्लेनेशंस होते हैं कि जो भी हमने हेडिंग्स यूज करी हैं, चाहे हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, चाहे हम बात करें बैलेंस शीट की, उन हेडिंग्स का बाइफर्केशन क्या है। अगर हमने वहां पे लिखा हुआ है टेंजिबल एसेट्स में अमाउंट आ रखा है 5 लाख, तो उन 5 लाख में कौन कौन सी टेंजिबल एसेट्स हैं वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं होगा, वो नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन होगा कि टेंजिबल एसेट्स के नाम पे हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, बिजनेस प्रीमाइसेस है, फर्नीचर है। तो ये सब चीजें हमको नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन होंगी, नोट नंबर वहां पे मेंशन करेंगे यहाँ के रेफरेंस लेके। और एंड में आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैंने एक अलग सी वीडियो डाल रखी है, तो इसके बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आप वो वाले वीडियो देख सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली बिजनेस की कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो चेक करता है। कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो वेरियस एक्टिविटीज, बिजनेस की 3 एक्टिविटीज होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है उसकी एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो बिजनेस एसेट्स में या
इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो वाली एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस फाइनेंस कर रहा है, लोन ले रहा है, डिवेंचर इशू कर रहा है, या लोन रीपे कर रहा है, डिवेंचर को रिडीम कर रहा है, शेयर्स इशू कर रहा है, और उनकी कॉस्ट्स। तो ये 3 एक्टिविटीज का कैश फ्लो चेक करते हैं, कैश का इनफ्लो माइनस कैश का आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो आता है इसे, नेट कैश फ्लो। तो ये था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हमारा पूरा हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, 4 अदर। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो इसका एनालिसिस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।